हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का आईटीआई टेक स्टडी चैनल पर स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग आईटीआई सेकेंड ईयर के सभी ट्रेडों के वर्कशॉप कैलकुलेशन के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आप लोगों को सीबीटी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर वॉच करिएगा, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सब्जेक्ट के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में सही प्रश्न कवर हो जाएंगे, इससे बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करने से यह फायदा होगा कि जब हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये वर्कशॉप कैलकुलेशन के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आपको सीबीटी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है, कह रहा है कि विच लाइन इज कॉल्ड एज चॉर्ड। कौन सी लाइन को जया कहा जाता है? तो ये एक वृत्त है। इस चित्र को आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें कई सारी लाइनें दिख रही हैं। इसमें तो आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जो ये लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं जया, और ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं वृत्त का व्यास, और इसे कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा जया है, तो ए बी लाइन जो हो जाएगी वो जया हो जाएगी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ द सर्किल। माने वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। एक वृत्त का चित्र दिया हुआ है जिसका डायामीटर स्मॉल डी है और रेडियस आर है। ये डायामीटर हो जाएगा, ये डायामीटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो जाएगी। तो आप लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसके अलावा पाई डी स्क्वायर बटे 4 भी होता है। तो जो भी ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। तो पाई आर स्क्वायर कौन सा है, ऑप्शन बी में सही है, तो ये पाई आर स्क्वायर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए सर्किल हुज डायामीटर इज 44 सेंटीमीटर। यानी वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसका व्यास 44 सेंटीमीटर है। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं जो व्यास होता है त्रिज्या का दूना होता है, यानी त्रिज्या जो होती है जिसे आर से निरूपित करते हैं वो व्यास का आधा होता है। तो व्यास दिया है 44, तो 44 का आधा जितना होगा वही हो जाएगा। 44 का आधा 22 होता है, तो 22 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द फार्मूला फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल। यानी वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। तो वृत्त का परिधि जो होता है वो 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर किस में लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में 2 पाई आर है। तो वृत्त की परिधि जो होती है वो 2 पाई आर होती है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछता है वर्कशॉप कैलकुलेशन में, और आसानी से आप लोग थोड़ा सा अगर तैयार कर लेंगे ना तो आसानी से 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 दूना 12 नंबर गेन कर लेंगे। ने कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 13 प्लस एक्स बराबर 20। यदि 13 प्लस एक्स बराबर 20 है तो एक्स का वैल्यू बताना है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 13 दिया है प्लस एक्स दिया है बराबर 20 दिया है। अब हम चर को एक तरफ कर लेंगे, अचर को एक तरफ। तो चर ये वैल्यू है, एक्स को मान निकालना है, तो हम अचर को ये जो 13 है इसको पक्षांतर कर देंगे, उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 20 माइनस 13 हो जाएगा। आप तो लोग तो जानते ही हैं कि समीकरण कैसे हल होता है। बाएं पक्ष से जब दाएं पक्ष में ले जाते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस 13 था, इधर गया माइनस 13 हो गया। एक्स बराबर हो जाएगा, इसमें से 13 जाएगा 7 बचेगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द फार्मूला फॉर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सारे सर्वसम्मता के फार्मूले हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछ रहा है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर यहीं पे प्लस होता, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछता तो उसका यहाँ पे प्लस हो जाता, तो हो जाता ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाता, तो ऑप्शन बी सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे माइनस पूछा है इसलिए
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि ये घातांक का है। व्हाट इज द फार्मूला फॉर ए के पावर m गुणे ए के पावर n, यानी ए के पावर m गुणे ए के पावर n के लिए फार्मूला क्या है। तो घातांक का आगे हम बता रहे हैं, इसका जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। इसमें जो ये दिया है ए के पावर m है, m घात है और ये आधार है। अगर गुणा में दिया हुआ आधार समान है तो उससे घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो ए इसका भी आधार है, ए इसका भी आधार है, दोनों में गुणा है तो इसके घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो हो जाएगा ए के पावर m गुणे ए के पावर n का मान हो जाएगा ए के पावर m प्लस n, ऐसा। अब देखते हैं, ऑप्शन ए में दिया हुआ है ए के पावर m प्लस n, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे और कुछ फार्मूले बता दे रहे हैं, जैसे लिखा हो ए के पावर m बटे ए के पावर n, तो ये हो जाएगा, जब बटा रहता है तो माइनस हो जाता है ए के पावर m और ऊपर जाएगा तो ये घातांक का नियम है कि जब अंश से हर में आता है या हर से अंश में आता है तो उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। तो ये ऊपर जाएगा और गुणे का चिन्ह आ जाएगा, उसके बाद से माइनस, यहाँ चूंकि प्लस था तो जब माइनस हो जाएगा। अब आधार समान हो गए, घाते जुड़ेंगी तो ए के पावर m प्लस माइनस, तो माइनस आ जाएगा, n हो जाएगा, तो ए के पावर m माइनस ए हो जाएगा, ए के पावर m माइनस n हो जाएगा। ऐसे ही एक फार्मूला और याद कर लीजिए, एक फार्मूला ये हो गया, दूसरा ये बताने जा रहे हैं। जैसे ए के पावर m हो तो ये हो जाएगा ए के पावर माइनस m। इस और तीसरा फार्मूला है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर किसी संख्या के घात पे घात लगी हो तो उसको कैसे लिखते हैं। जैसे ए के पावर m के पावर n है तो हो जाएगा ए के पावर m इंटू n, यानी घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो इन सबों को याद रखिएगा, जरूर आएगा, एक इसमें से आना है, कन्फर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न कर रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इंटू ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब इंटू ए के पावर 4, यानी ए गुणे ए स्क्वायर गुणे ए क्यूब गुणे ए पावर 4 का मान क्या होगा। तो ये तो बहुत आसान है, अगर आधार समान है तो आपस में घातें जुड़ती हैं, यही नियम से हो जाएगा। तो ए के पावर कितना हो जाएगा, देखो एक घात यहाँ है, दो, तीन हो गया, तीन 6, 4 10, ए के पावर 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ रहा है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने बता दिया है कि बस ए माइनस बी और ए प्लस में थोड़ा सा अंतर होता है, माइनस रहेगा तो माइनस 2ab आएगा, प्लस रहेगा तो प्लस 2ab आएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऐसे ही ए माइनस बी का होल क्यूब का भी याद रखिएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब का रखिएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इन सबों का, या ए प्लस बी प्लस सी का भी एक किताब से आप लोग छोटी क्लास में ही पढ़े होंगे, 6वीं 7वीं में भी सर्वसंख्या है, सर्वसंख्या का फार्मूला है ये, इसको याद रख लीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाउ द प्रॉफिट या गेन इज एक्सप्रेस्ड, यानी लाभ को कैसे व्यक्त किया जाता है। लाभ को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा व्हाट इज डिनोटेड एज आई, आई किसको डिनोट करता है। तो आप लोग साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े होंगे, उसमें जो इंटरेस्ट को दर्शाया जाता है वो आई से दर्शाया जाता है। तो आप, यानी ब्याज, इंटरेस्ट मतलब ब्याज होता है, ब्याज को हम दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट, उसको आई से ही निरूपित करते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन आएगा जो साधारण ब्याज का पूरा फार्मूला होता है, उसमें से जो अक्षर व्यक्त किए जाते हैं, प्रदर्शित किए जाते हैं, उनका मान पूछ रहा है, उनका नाम पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है हाउ द ईयर इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यानी साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है। तो आप लोगों को बता दे रहे हैं, समय को जो होता है, यानी ईयर को हम एन से निरूपित करते हैं, एक ही जगह हम लिख दे रहे हैं। जैसे मूलधन को जो लिखते हैं, मूलधन को पी से निरूपित करते हैं, मिश्र धन को
ए से निरूपित करते हैं, समय को टी एन से निरूपित करते हैं, टी एन भी रहता है, और उसके बाद दर को जो रहता है वो आर से निरूपित करते हैं। इसमें से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे पूछा है साल यानी वर्ष पूछ रहा है, यहाँ पे टी नहीं दिया है, एन से निरूपित करते हैं। फार्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे ना, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा हाउ द प्रिंसिपल इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को किस तरह से निरूपित किया जाता है, यानी मूलधन को किस तरह से निरूपित किया जाता है, तो पी से निरूपित करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये इंटरेस्ट को दर्शाता है, ये दर को दर्शाता है, ये समय को दर्शाता है। फिर से हम बता दे रहे हैं, जो प्रिंसिपल होता है उसको पी से निरूपित करते हैं, इसको प्रिंसिपल, ये इंटरेस्ट हो जाएगा, ये रेट हो जाएगा यानी दर हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा यानी समय। तो प्रिंसिपल को दर्शाने के लिए हम पी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप लोग देख लिए पी आई आर एन। अब आर से भी पूछ सकता है कि इसको दर को निरूपित करने के लिए किससे दर्शाते हैं, तो आर से निरूपित करते हैं। इसको याद रखिएगा, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इससे आएंगे। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, आसानी से 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एसपी। एसपी और सीपी ये दो प्रकार के, दो याद रखिएगा, एसपी और सीपी। इसका मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इससे भी क्वेश्चन आते हैं और फुल फॉर्म ही पूछता है। सीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। एसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। तो यहाँ एसपी का पूछ रहा है तो यहाँ सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच हैंड बुक रिफर बाय मशीन इंजीनियर, यानी मशीन इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट पुस्तिका क्या है। मशीन इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट पुस्तिका जो होती है वो मार्क स्टैंडर्ड होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द अदर टर्म ऑफ पॉकेट रेफरेंस इन इंजीनियरिंग वर्क, यानी इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का दूसरा शब्द क्या है, दूसरा नाम क्या है। हैंडबुक होता है पुस्तिका, हिंदी जिसकी पुस्तिका होती है, इंग्लिश हैंडबुक होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच अथॉरिटी पब्लिश शेड्यूल ऑफ रेट्स, यानी कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है। तो जो दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है वो प्राधिकरण जो होता है वो सरकारी विभाग यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु प्रिपेयर द कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन, आकलन की लागत कौन तैयार करता है। तो आकलन की लागत यानी एस्टिमेशन जो तैयार करता है वो एस्टिमेटर ही तो तैयार करता है, अनुमानक जिसे हिंदी में कहते हैं एस्टिमेटर होता है, इंग्लिश। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस प्रश्न कर रहा है विच सिंबल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस चेंज इन लेंथ, यानी लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो परिवर्तन होता है किसी भी चीज में, चाहे लंबाई में हो, चाहे द्रव्यमान में हो, चाहे समय में हो, किसी में हो, तो उसको डेल से निरूपित करते हैं। ये डेल का सिंबल होता है, ऐसे रहता है। उसके बाद से अगर लंबाई रहेगा तो एल हो जाएगा, समय रहेगा तो टी हो जाएगा। जैसे यहाँ लंबाई में पूछ रहा है तो डेल एल हो जाएगा, अगर ऐसे समय में पूछता तो डेल टी हो जाता। तो यहाँ पे लंबाई पूछ रहा है तो लंबाई का डेल एल हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन, यानी विकृति की इकाई क्या होती है। तो विकृति की कोई इकाई नहीं होती है, बीमा विहीन राशि होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नो यूनिट, कोई इकाई नहीं होती है, कोई मात्रक नहीं होता है, नो यूनिट यानी नो मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है विच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कॉन्टैक्टिंग सरफेस, यानी कौन सा बल सीधे सतहों से संपर्क के बीच सामान्य प्रतिक्रिया के लिए अनुपातिक होता है। तो सीधे सतहों के संपर्क के बीच समान प्रतिक्रिया के लिए जो घर्षण बल होता है यानी फ्रिक्शनल फोर्स होता है वही अनुपातिक होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। करा विच सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए
किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? तो जो घर्षण का गुणांक होता है उसे म्यू से निरूपित करते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ए बुकलेट द रेट ऑफ वेरियस टर्म आर इंडिकेटेड, यानी पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है? तो उस पुस्तिका का नाम होता है मूल्य सूची, प्राइस कैटलॉग, जिसमें विभिन्न दरों को दिया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए लुब्रिकेंट, यानी स्नेहक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्नेहक का जो काम होता है वो घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। जैसे आप लोगों के इंजनों में देखे होंगे, मोबिल डाला जाता है तो दो पार्ट जब आपस में रगड़ कर चलते हैं तो उनके बीच घर्षण ना हो, रगड़न ना हो, उनके बीच फिसलन हो, इसके लिए हम स्नेहक का प्रयोग करते हैं। तो घर्षण कम करने के लिए हम स्नेहक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। टू रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? स्नेहक का, लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर्म इफ ए स्टील इज हीटेड फ्रॉम अबाउट 723 डिग्री सेल्सियस, उस संरचना का नाम क्या है यदि स्टील को 723 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है? तो उस संरचना को हम कहते हैं ऑस्टेनाइट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सर्किल लाइन, एक वृत्त के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ स्थित होता है? जो वृत्त होता है उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र जो होता है उसके सेंटर में होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एट इट्स सेंटर, इसके केंद्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज ए हैंडबुक, यानी पुस्तिका क्या है? तो जो पुस्तिका होती है वो टाइप ऑफ रेफरेंस वर्क और अदर कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी संदर्भ कार्य का प्रकार या अनुदेश का अनुसंग्रह होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा व्हाट इज द कलर ऑफ ए मेटल पीस व्हेन हीटेड एट 250 डिग्री सेल्सियस व्हाइल डूइंग द टेम्परिंग प्रोसेस, यानी टेम्परिंग प्रोसेस करते समय एक धातु के टुकड़े को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तो उस धातु के टुकड़े का रंग क्या होगा? तो जब 250 डिग्री सेल्सियस पर किसी धातु के टुकड़े को गर्म करेंगे तो उसका रंग हो जाएगा ब्राउन, भूरा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स अगेंस्ट ए मोशन ऑब्जेक्ट, यानी किसी परक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या होगी? अपोजिट टू दी ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु के विपरीत दिशा में, यानी सामने उसके जो जिधर लग रहा है घर्षण फोर्स हम लगा रहे हैं उसके जस्ट विपरीत में लगता है घर्षण बल। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अपोजिट टू दी ऑब्जेक्ट। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आ रहा है। करा which one of the following geometrical shape center of gravity line from its base is 1/3 of its set, यानी निम्न में से कौन सा ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार से स्थित इसकी ऊंचाई 1/3 होती है? तो वो जो त्रिभुज होता है उसी का होता है गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके 1/3 ऊंचाई पे। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए स्फीयर, किसी गोले की गुरुत्व का केंद्र कहाँ होता है? तो गोले का जो गुरुत्व केंद्र होता है उसके केंद्र में होता है, एट द सेंटर, केंद्र में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न कर रहा है 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y का मान क्या होगा? इनको क्या करना है? हमें जोड़ना है। 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y, तो इसमें से जो x है इसको और इसको जोड़ लेंगे आपस में और इसको इसके साथ जोड़ लेंगे, तो 14 और 25 जो होगा वो 39x हो जाएगा, प्लस 3 2 5y हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बताना है आपको गुणा करके। ये सर्वसंख्या का गुणा है। इसमें देखिए जो अचर राशि वो आपस में गुणा हो जाएगी, 8 पंजे 40, उसके बाद से ए जो होगा ए के साथ गुणा होगा, तो इसमें आपस में जो होंगे घाते जुड़ जाएंगे। ए के पावर 2 है, ए के पावर 5 है, तो ए के पावर 7 हो जाएगा। और बी जो है बी के साथ गुणा हो जाएगा, तो बी गुणे बी क्यूब यानी बी 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे 1 घात है। तो ऑप्शन जिस भी विकल्प में ये रहेगा यही हो जाएगा। इसका विकल्प नहीं दे पाए हैं, गलती से टाइपिंग में छूट गया है।
इसका जो उत्तर हो जाएगा 8 पंजे 40, a की पावर 7, b की पावर 4, यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच टाइप ऑफ स्टेट्स, इनमें से कौन सा प्रतिबल लग रहा है। एक चित्र दिख रहा है ना, इधर से और इधर से, पूछ रहा है कौन सा बल इसमें लग रहा है, तो इसमें जो है कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, दबाया जा रहा है इधर से दोनों तरफ से, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संपीड़न प्रतिबल लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विच टाइप ऑफ स्ट्रेस, यानी कौन सा प्रतिबल है। तो ये एक फिगर दिया हुआ है, इसमें जो लग रहा है ये रिवेट है, यहाँ पे रिवेट लगाया हुआ है, एक पार्ट ये है दूसरा पार्ट ये है, इनको जोड़ा गया है रिवेटिंग क्रिया द्वारा। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस लग रहा है वो शियर स्ट्रेस लग रहा है, कर्तन प्रतिबल लग रहा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट आर दी वेरियस टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, विभिन्न उष्मा, ये उष्मा है, यहाँ पे गलती हो गया है, ये उष्मा लिखा गया है। कह रहा है विभिन्न उष्मा उपचार की प्रक्रिया क्या है। तो उष्मा उपचार की जो प्रक्रिया होती है वो एनलिंग होती है, नॉर्मलाइजिंग होती है, हार्डनिंग होती है एंड टेम्परिंग होती है, ये चारों प्रक्रियाएं होती हैं उष्मा उपचार की, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न कह रहा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट की प्रक्रिया कैसे की जाती है। तो जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग टू चेंज दी स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, यानी संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया की जाती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा व्हाट आर दी वेरियस स्टेज ऑफ हीट ट्रीटमेंट, यानी उष्मा उपचार के विभिन्न चरण क्या हैं। तो उष्मा उपचार के विभिन्न ट्रीटमेंट क्या क्या हैं, वो है हीटिंग, दूसरा सोकिंग एंड तीसरा क्वेंचिंग, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उष्मा उपचार के जो विभिन्न चरण है वो हीटिंग है, सोकिंग है एंड क्वेंचिंग है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा व्हाट इज द नेम ऑफ पॉइंट सी, इसमें से एक डायग्राम देख रहे होंगे, इसमें से ए बी सी डी और ई, ये 5 अक्षर दर्शाए गए हैं, इसमें से पूछ रहा है चित्र में सी क्या दर्शा रहा है। तो जो सी होता है वो प्रभाव बिंदु है, और जो बी होता है वो इलास्टिक लिमिट, ऐसे सभी अक्षर दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पे सी जो पूछ रहा है वो यील्ड पॉइंट हो जाएगा, प्रभाव बिंदु, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऐसे अगर बी को पूछता तो इलास्टिक लिमिट हो जाता। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 625 डिग्री, 625 डिग्री का मान क्या होता है। तो 625 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जिसका एग्जाम हो चुका हो उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनका एग्जाम बाकी है वो मन लगा करके तैयारी कराओ, टेंशन फ्री होकर के एग्जाम देने जाएं। बेस्ट ऑफ लक।